स्टार्ट करूंगा। बच्चों आज मैं आपको एक छोटा सा सीट देने वाला हूं, बहुत ज्यादा बड़ा सीट नहीं है। ऐसा क्यों, बताते हैं ऐसा क्यों। या आईपीएससी नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक सीट देने वाला हूँ। कुछ बच्चों की क्या है ना, कुछ बच्चों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी उनके वहां पे छूट गई है, मतलब जो बच्चे हॉस्टल के या बाहर के हैं, तो उन बच्चों को छोड़ दे हम। और वैसे वो मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है ना कि आप इसको भी एक हफ्ते के अंदर इस चीज को भी पढ़ें जो मैं बताने वाला हूँ। वैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता था आप अच्छे से जानते हैं, आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। मैं जो बताना चाहता हूँ उसमें आप हैं, मल्टीपल में पाई होता है, क्या सिग्मा क्या पाई, हम आगे देख चलते हैं। अच्छा, कैटिनेशन किसे कहते हैं, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था पी ब्लॉक में। यदि आपको याद हो कैटिनेशन किसे कहते हैं तो मैंने बताया था किसे कहते हैं। और यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि किसी मॉलिक्यूल का सेल्फ के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाना कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कैटिनेशन कहलाता है। और कैटिनेशन के लिए ये बीच का सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए। यदि आपको याद हो तो, मुझे नहीं पता कि याद है कि नहीं। होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इसको, आप होमोलोगस सीरीज की डिफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं, ये होमवर्क है, ये पढ़ा नहीं रहा हूं मैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये नोटेशन, ये सब आपको अच्छे से पता होगा, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मुझे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी तुरंत जरूरत पड़ेगी। और सभी लोगों ने डीयू पढ़ा, क्योंकि डीयू से ही हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डीयू की जरूरत पड़ेगी मुझे, जरा डीयू देख लीजिए होता क्या है। बहुत बच्चों, बहुत सिंपल काम है। यदि आपको डीयू निकालना है तो आपको पता ना एल्केन का डीयू 0 होता है ना। हमेशा डीयू आपको याद रखिए, हमेशा डीयू जब भी आपको निकालना हो एल्कीन का रिंग का ही निकालते हैं। तो डीयू का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ। बच्चे अभी ऐड हो रहा है। जब देखिए डीयू का फॉर्मूला क्या है, डीयू का फॉर्मूला क्या है, डीयू बराबर होता है जितने भी कार्बन आप उसको उसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, माइनस मोनोवैलेंट को जोड़ दीजिए। मोनोवैलेंट मतलब हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन फैमिली हो गया। ट्राईवैलेंट को माइनस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये डीयू निकालने का फॉर्मूला है। अगर ऑक्सीजन और सल्फर आपको दिखाई दे तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। सिंपल है, आप अच्छे जानते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो, अभी जरूरत पड़ेगी। जितने भी कार्बन उसमें एक जोड़ो, माइनस मोनोवैलेंट को ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट को माइनस करते हैं, डिवाइड से 2 करते हैं। ये बात याद रखिए, अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप इसको ध्यान देख लीजिएगा। एल्केन्स को पैराफिन कहते हैं क्योंकि ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। अभी मुझे बताना क्या, मैं उस पर डायरेक्ट आता हूँ जब मुझे होमवर्क देना है वास्तव में। बच्चों अब यहाँ से ज़्यादा देखिएगा, सम एल्काइल एल्काइल एल्किनिल और एल्किनिल ग्रुप क्या होता है। देखो ऐसा है, यदि एल्केन में से एक H निकालोगे तो उसको एल्काइल पढ़ते हैं, यदि एल्किन में से निकालोगे तो उसको एल्किनिल पढ़ते हैं, और यदि एल्काइन से निकालोगे तो उसको एल्केनाइल पढ़ते हैं। भाई एल्केन में से हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए हमने पढ़ा था। अब ऐसा थोड़ा है कि एल्किन और एल्काइल में साइड ये भी बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एल्किन और एल्काइन से हाइड्रोकार्बन नहीं निकाल सकते। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सीरियसली सुनिएगा। सब जितनी भी चीज बता रहा हूँ सबका यूज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। इसलिए मैं जानबूझ के ये पहले पेज, ये एक सीट है जो आपको मैं क्लास खत्म होने के बाद तुरंत सेंड करूंगा, और आपको उसको 7 दिन के अंदर तैयार करना, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में मैं इसके क्वेश्चन भी उठाऊंगा यहाँ से। और ये पुराना टॉपिक है, पुराना मतलब ये आपने हमने जो पढ़ लिया है उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बढ़ाने का ये टॉपिक है। अब आगे सुनिए बच्चों। अब जैसा मान लो ये मेथेन है, इसमें से एन हट गया तो ये मिथाइल बन गया। ये प्रोपेन है तो मतलब इसमें से एच हट गया तो प्रोपाइल बन गया, है ना। अब एक बात और देखिएगा, इसका नाम आप अच्छे से जानते हैं, इसका नाम क्या होता है, C2H4 है, इथाइलिन है ना, इथाइलिन है, इथाइलिन इथाइलिन। इसमें से एक एच हटाएंगे तो इस प्रकार का सीन बनेगा। तो साहब इस प्रकार के सीन को बोलते हैं बिनाइल ग्रुप या इथाइनिल। अच्छा मान लो मैं ऐसे लगा दूं, जरा बताओ, मैं ऐसे लगा दूं, जरा देखना, ऐसे लगा दूं, ऐसे, सॉरी एक एच मुझे यहाँ कम करना है। अगर मैं ऐसे लगा दूं, इसको पता ना क्या, बिनाइल क्लोराइड इसका नाम है, बिनाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का नाम है बिनाइल और ये हो गया बिनाइल क्लोराइड। आगे चल के हमें इसका यूज करना है।
देखो मैं बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये अच्छे से पहले से पता है इसके बारे में। ये एल्कीन का पहला सदस्य 2 कार्बन शुरू होता है, इसमें एक एच हटाएंगे तो इसका नाम इथाइनिल होता है, जो कॉमन हम पढ़ते आ रहे हैं। एल्कीन से एक एच हटाएंगे तो इथाइनिल होता है। इसका एक और नाम है बिनाइल, बिनाइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे आइसो ग्रुप है, नियो ग्रुप है ना, वैसे ये भी एक ग्रुप है जो आगे चल के यूज किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे इसका नाम बिनाइल क्लोराइड, इसको बिनाइल बोलते हैं। मतलब C2H4 से एक एच निकाल देंगे तो उसका नाम बिनाइल होता है। खैर अब इसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको 3 कार्बन है, सॉरी यहाँ पे 3, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि यदि आपने यहाँ से निकाला, ये तो एल्केन है तो इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। मेरे कहने मतलब क्या हुआ कि जैसे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन होती है आइसो ग्रुप क्या है, नियो क्या है, आइसो प्रोपाइल क्या है, आइसो ब्यूटाइल क्या है, सेकेंडरी टर्सरी ब्यूटाइल क्या है। उसी को पढ़ाने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ये इथाइनिल है और इससे हटाएंगे तो प्रोपाइनिल हो जाएगा। इसको देखिए जरा। अब जैसे आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे इसका नाम आइसोप्रोपाइल होता है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल, इसका नाम भी आइसोब्यूटाइल है। अब जिधर से आइसो कब बोलते हैं, या सुनिए आइसो यूज कब करते हैं, जिधर से आपने एच निकाला है, जिधर से आपने एच निकाला है उसके अपोजिट साइड से सेकेंड नंबर पे यदि मिथाइल है तो उस आइसो कहते हैं। एक बार फिर देखिए, जिधर से आपने एच निकाला है उसके अपोजिट साइड से सेकेंड नंबर पे यदि मिथाइल है तो उसे आइसो कहते हैं। क्योंकि 5 कार्बन इसमें तो इसका नाम आइसोपेंटाइल है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं कि ऐसे जोड़ दे, सुनो, अब कोई बच्चा, अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, अब सोचो मैं आपको कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, CH यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे गलती हो गई आपसे, और यहाँ पे CH2 लगा दी। अब इन दोनों में अंतर है। अब ये आइसो नहीं है, ये आइसो नहीं है, नीचे वाला आइसो नहीं है, ये वाला आइसो है। अगर मान लो मैं यहाँ पे Cl लगा दूं, सोचो यहाँ पे Cl लगा दूं सपोज, और मैं यहाँ पे Cl लगा दूं और पूछे कि इसमें बताओ कि इसमें आइसोपेंटाइल क्लोराइड कौन सा है, तो साहब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जिधर से आप कोई चीज जोड़ रहे हैं या जिधर से H हट रहा है उसके अपोजिट साइड में सेकंड नंबर पे मिथाइल है ही। आप हमारी बात को समझिए। यदि मैं पूछूं कि आइसोपेंटाइल क्लोराइड कौन सा है, तो आप इसको नहीं बता सकते ऊपर वाले को। क्यों? क्योंकि सॉरी ऊपर वालों को ही बताएंगे, क्योंकि आइसो का नियम क्या है, जिधर से आप हाइड्रोजन हटा रहे हैं या जिधर से कुछ चीज जोड़ रहे हैं उसके अपोजिट पे सेकंड नंबर पे मिथाइल होगा तो उसे आइसो कहते हैं। और आइसो में सभी कार्बन को गिना जाता है, आप अच्छे से पता है। इधर देखिए, यहाँ से निकला, सॉरी यहाँ से निकला। अब ये सॉरी ये पेंटेन है, यहाँ से कुछ नहीं निकला, ठीक है। जिधर से यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आपको आइसोपेंटाइल ऐसा बोलेंगे। आइसो का मतलब समझ में आ गया। आइसो मतलब जिधर से आप ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइड में सेकंड नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन आइसो ऑक्टेन, ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ। नियो आप जानते ही होंगे, नियो का ये जो भी एग्जाम्पल एक साथ देख लीजिएगा। अब मैं काम की बातें करता हूँ। फंक्शनल ग्रुप और रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, रेसिड का मतलब बचा हुआ है ना। रेसिड में कोई भी चीज बच जाए तो उसको रेसिड करके इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे मान लो कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये बचे हुए पार्ट को रेसिड बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप अलग, उसके बचे हुए पार्ट को रेसिड बोलेंगे। बाकी ये वर्ड रूट प्रीफिक्स सफिक्स ये आप अच्छे से पता है। वही बस 5 मिनट ये समय लूंगा, 5 मिनट केवल समय लूंगा। ये होमवर्क सीट देने वाला हूँ, आप बोर ना हो इसलिए मैं इसको खुद बता रहा हूँ। ये केवल 5 मिनट और समय लूंगा, मैं अभी टॉपिक शुरू कर रहा हूँ अपना। बच्चों इसको पढ़ लीजिएगा, सैचुरेटेड और सैचुरेटेड या अच्छे से ये दोबारा पढ़ लीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप, सबका नाम, सबका सफिक्स प्रीफिक्स दोबारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स देख लीजिएगा, नाम कैसे पढ़ते हैं देख लीजिएगा। अच्छा, जो नाम इसमें है ना उसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें जो नाम किए गए हैं, नंबरिंग करने के नियम दोबारा देख लीजिएगा। हो सकता कि आपको नंबरिंग में कंफ्यूजन हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा ये नंबरिंग तीनों क्वेश्चन किसने कैसे किए। एल्कीन के नंबरिंग इसने कैसे किया। अच्छा, एल्कीन जब भी आता है ना उसको 1 2 नंबर देना ही रहता है। कार्बन डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर देके ही आप कहीं जा सकते हैं, बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, याद रखिएगा। तो एल्काइन भी आप देख लीजिएगा, मुझे जो बताना इस बात है। साइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड के भी एग्जांपल आप देख लीजिएगा। ये जितने इसमें क्वेश्चन है वो तो जरूर सॉल्व कर लेना, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जितने इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इसमें है आईपीएससी को सॉल्व करना है। इसमें भी ये भी अच्छा पढ़ पढ़ के सॉल्व करना है, किस प्रकार आएगा तो कैसे करेंगे, एक एक नियम है। अब आगे देखते हैं, अगर उस पर ये आ जाएगा तो क्या होगा, वैसे मैं बता दिया, फिर भी पढ़ लीजिएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा तब कैसे पढ़ेंगे, इसके नियम है, फंक्शनल ग्रुप के रूल के नियम है। अब हमारा क्या है, हाँ इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद आपका ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका नाम डीडीटी होता है। डीडीटी समझते हैं ना, जो छिड़काव किया जाता है, इंसेक्टिसाइड जो खेतों में छिड़काव किया जाता है। डीडीटी नाम सुना, डीडीटी। इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये फॉर्मूला डीडीटी का। डीडीटी कैसे आप याद कैसे करेंगे, पहले क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, एक क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, बना लिया, दोनों क्लोरोबेंजीन को एक कार्बन से चिपका दीजिए, एक कार्बन चिपका दिया। अब जिस कार्बन से चिपकाएंगे उस कार्बन से CCl2 लगा दीजिए, ये देखो, इसका नाम क्लोरोबेंजीन होता है और इसका आईपीएसी नाम ये रहा। ये इंपॉर्टेंट भी है, कोई बार पेपर में आ चुका है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है और क्लोरोबेंजीन का आईपीएसी नाम क्या है, सॉरी डीडीटी का आईपीएसी नाम क्या है, डीडीटी डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। देखो यूज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ना खेतों में छिड़काव के लिए किया जाता है, जिसमें कीटाणु उटाणु मारने के लिए किया जाता है। खैर अब इस पर देख लीजिएगा, ये एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आए तो उसका नेमिंग कैसे किया, इसमें देख लीजिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग यदि मैंने आपको बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तब भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग इसी से स्टडी करना है। ये एरिल ग्रुप है, ये फिनाइल है, ये बेंजाइल है, ये बेंजल है, ये बेंजो है, ये देखो जरा नेफ्थाल है। अच्छा यहाँ पे अगर CH3 लगा दे तो ये अल्फा अभी बताते हैं नेफ्थाल के बारे में, नीचे देखिए बताते हैं। खैर अब मुझे बताना क्या है, मुझे वास्तव में बताना क्या था, मुझे ये बताना था बच्चों कि ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको आपको धीरे धीरे करके 7 दिन के अंदर याद रखना है। 7 दिन हो जाए या 10 दिन हो जाए, लेकिन याद तो कर ही लेना। क्यों? क्योंकि यदि आपने इसको याद कर लिया ना तो आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना ज्यादा रहेगी। कैसे? मान लो इसका नाम तो आपको याद है, टॉल्यूइन होता है, लेकिन आपको अच्छा आर्थो पैरामीटर सबको पता है ना, आर्थो पैरामीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये ग्रुप है, यहाँ जोड़ देते आर्थो है, ये जोड़ देते ये मेटा है और ये जोड़ देते पैरा। मतलब बेंजीन पे यदि 2 CH3 लगा दे तो इसको जाइलिन बोला जाता है, जाइलिन। अगर आर्थो पे लगा दे तो आर्थोजाइलिन, जैसे ये आर्थोजाइलिन है, ये मेटाजाइलिन है, ये पैराजाइलिन है, और ये आईपीएसी नाम है। तो ये कॉमन नेम हमें याद रखना, आईपीएसी नाम ध्यान देना है। क्योंकि जाइलिन आपको पता ना, जाइलिन का यूज हमें आइसोमर में यूज करना पड़ता। ये कौन सा आइसोमर होगा पता आपको? A, B, C तीनों कौन सा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैरेंट चेन सेम है, वो 6 कार्बन के। अब देखो जैसे मान लो कि अगर आपने एक बेंजीन पे आपने 3 CH3 लगा दिया अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़कर यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, तो इसको मिसिटिलीन बोला जाता है। मिसिटिलीन है, ये आईपीएसी ना पढ़ेंगे तो सिंपल है, चिंता ना करें, ये मिसिटिलीन है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जितना भी चीज बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1-1.5 महीने में हम सबका यूज करने वाले मिसिटिलीन कंपाउंड हम लोग बनाएंगे भी। क्यूमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एल्कोहल फैमिली में, इसको बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। क्यूमीन होता क्या है? बेंजीन पे एक CH और CH3 होल ट्वाइस, मतलब बेंजीन के CH पे 2 मेथाइल ग्रुप और लगाना, ये क्यूमीन होता है, क्यूमीन। इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन आईपीसी नाम, क्योंकि ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना। इसको स्टाइरिन बोलते हैं, आपको मैंने याद किया था, स्टाइरिन पॉलीमर लेक्चर में पढ़ाया जाता था, लेकिन पॉलीमर निकाल दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, स्टाइरिन आप सुनिए। अब सुनिए, आपको पता नहीं इसका नाम नेफ्थलीन है और इसका नाम एंथ्रासीन है, ये तो आप अच्छे से पता है। और इसका नाम फिर एंथ्रासीन है, इसका नाम पायरीन है, पायरीन। ये अल्कोहल है। अगर आप अल्कोहल और CH3 लगा दें आर्थो पे, अल्कोहल और CH3 लगा दें मेटा पे, तो क्रिशॉल बोलते हैं, क्रिशॉल। देख लीजिए, जाइलिन अलग है, क्रिशॉल अलग है। जाइलिन के लिए 2 CH3 है और इसमें O और CH3, क्रिशॉल। आर्थो पे आर्थो क्रिशॉल, मेटा क्रिशॉल, पैरा क्रिशॉल। आईपीसी नाम तो सिंपल है, मिथाइल फिनोल। अगर 2-2 H लगा दे तो इसका नाम कैचोहॉल है, कैचोकॉल इसका नाम होता है। और ये लगा दे तो रिसोर्सिनॉल होता है। अच्छा आर्थो पे लगा दे तो इसका नाम कैचोहॉल, और मेटा पे लगा दे तो रिसोर्सिनॉल, और पैरा पे लगा दे तो हाइड्रोक्विनॉल, ये पैरा पे लगा दे तो।
अब एक बात और देख लीजिए, यदि OH आपका यहाँ पे है जस्ट बेंजीन के बाद, तो इसको बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल। अभी हम इसका यूज भी करेंगे। और अगर ये बेंजीन के बाद यहाँ लगा देते इस पोजीशन को बोलते हैं बीटा। जैसे ये बेंजीन के जस्ट पहले पोजीशन को बोलते हैं अल्फा, उसके बाद बीटा, फिर गामा, इसका नाम है बीटा नेप्थॉल। ये इंपॉर्टेंट है 15 और 16 नंबर वाला। ऐसे एरोमेटिक इसको तो पता ही है क्या बोलते हैं, इसको ये सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं, इसका नाम सैलिसाइल्डिहाइड। आगे चल के रिएक्शन में काम आने वाला प्राइमर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका नाम है थैलेल्डिहाइड पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इसका नाम जो भी यहाँ पढ़ लीजिएगा, है ना। ये पढ़ लीजिएगा, इसका नाम बेंजोफिनॉल, ये इंपॉर्टेंट है ना। आपको याद है नहीं, अगर मैं यहाँ पर कार्बन और कार्बन लगा दूँ उसका नाम एसीटोन होता है, और एक जगह कार्बन बेंजीन लगा दूँ उसका नाम एसीटोन नहीं, बेंजा क्या नाम होता है, हाँ एसिटोफिनोन होता है, एसिटोफिनोन। ये रहा ना, ये देखो एक जगह CH3 एक जगह बेंजीन, और ये लगा दिया, और दोनों जगह CH3 लगा दिया, इसका नाम एसीटोन होता है। भाई मन का देख ले यार, बोर मत हो, क्योंकि मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बोर नहीं हो रहा हूँ। तो ये बच्चों जो IPSC ये जो नेमिंग है ना, ये जो नेमिंग टोटल आपके नेमिंग है जो करीब बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन भाई हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। भविष्य में मेडिसिन, भाई हम डॉक्टर बनेंगे, मेडिसिन के फील्ड में जाएंगे तो सारे कंपाउंड हमें जरूर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सबके सब इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आपको ये 51 ये रहा। और मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल जो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको धीरे धीरे पहले तो 51 याद कर लीजिए, बाकी तो इधर में याद करना, 51 ही याद आपको करना है। इसमें जो याद करना होगा हम बता देंगे, 51 आपको याद करना है। इसमें आइसोमरिज्म की भी थियरी है, अब इसको देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें से जो क्वेश्चन है ना। फिलहाल हम अब अपने लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर समाप्त करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर में इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा इसके बाद, क्योंकि मैंने दो आपको पढ़ा दिया। तो फंक्शनल मेटामेरिज्म एक होता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। मैं आपको तीनों एक ही आइडिया भी दे देता हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं चाहता हूँ कि आप में से आंसर बताओ, सर ये मेटामेरिज्म है, सर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, सर ये रिंग चेन आइसोमरिज्म है। इसलिए मैं पहले आइडिया दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या सीखना है, हमें आज सीखना है कि सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर किसे कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं। तो जरा मुझे बता दीजिए, मैंने शुरुआत में जब शुरू किया था तो मैंने क्या बोला था, कैसे डिफिनेशन बताते हैं? तीर्थ पटेल जरा बताना फंक्शनल आइसोमर की डिफिनेशन क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और बाकी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा और बाकी सब सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाकी सब नहीं, बाकी सब नहीं, और दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड सर जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, और यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो DU भी सेम होगा। तो हम लोग DU की भाषा में बात करेंगे क्योंकि DU की जरूरत है, लेकिन सर उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट। और इस प्रकार का कहीं सीन दिखाई देगा तो हम बोलेंगे कि सर वहां पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। सिंपल है ना कहानी, है ना। अब एक बात और सुन लीजिए, इसमें बच्चा गलती क्या करता है, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आप कोई भी दो कंपाउंड लेके उसमें फंक्शनल ग्रुप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक साइनाइड ले लिया और एक मैंने एल्कोहल ले लिया, फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन ये आइसोमर तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम करना है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आप दुनिया का कोई भी दो फंक्शनल ले लें और उसको फंक्शनल आइसोमर कह दे, नहीं, आप वही कंपाउंड लेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सेम कर पाए। कैसे? तब सर ये पॉसिबल कैसे है, ध्यान सुनो। तो कौन कौन से पेयर में, कौन कौन से ऐसे पेयर हैं फंक्शनल ग्रुप के जिसमें फंक्शनल आइसोमर पाया जाता है? पहला पेयर सुनिए, एल्कोहल का और ईथर का। अभी आप आइडिया लगा लेंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूं। आप देखिए मैंने यहां से H हटा दिया, देखिए मैं H हटा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करना, मैं और सब कुछ नहीं ले सकता। मैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप लूंगा जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं सेम कर पाऊं। ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो मन करे वो सब ले लेते हैं और उसके बाद आपने बोला कि सर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। मैंने पहले क्या बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करके दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि आप साइनाइड ले ले और एक अल्कोहल ले ले तो सर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। अरे भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करोगे तभी तो आइसोमरिज्म शुरू होगा।
पहले आइसोमरिज्म स्टार्ट तो करने दो, बात समझ में आ गया। तो याद रखिएगा एल्कोहल के साथ हमेशा ईथर ही आएगा कंफर्म। अब दूसरा देखिए, दूसरा एल्डिहाइड है, तो यहां से क्या छटा दीजिए, एच हटाएंगे तो क्या बनेगा पता है, कीटोन। इसका मतलब एल्डिहाइड के साथ फंक्शनल ग्रुप पक्का कीटोन ही आएगा। सर क्यों, अब दूसरा लोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है ना। और जैसे साइनाइड है, आइसोसाइनाइड, ये तो जानते ही। और एक और पूछता हूं, बताओ इसका क्या होगा, इसका बताइए, इसका फंक्शनल दूसरा आइसोमर पेयर कौन सा बनेगा, बताओ तो, नाम बताना, नाम। एस्टर। एस्टर बनेगा, बहुत बढ़िया, ये एस्टर, आपको पता ना इसका नाम एस्टर है, तो साहब इसको याद कर लो आप। अब कुछ नहीं कर रहा, आप मुझे बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड लिख रहा हूं, आप देखिए, आप क्वेश्चन लिख रहा हूं, याद रखिए मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, अभी हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पहले रफ आइडिया दे देता हूं, उसके बाद जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा हूं, CH3 CH2OH, और एक क्वेश्चन और CH3OCH3, मुझे बताइए क्या ये अल्कोहल है, क्या ये ईथर है, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप ड्यू निकालिएगा, ड्यू भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तब ये क्या होंगे एक दूसरे के, सर एक दूसरे के ये फंक्शनल आइसोमर होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेरी बात समझिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ एल्कोहल के साथ हमेशा ईथर ही आएगा भाई, कुछ और नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सेम नहीं कर पाएंगे ना, कुछ और ले लेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना, मतलब एल्डिहाइड के साथ आपका कीटोन ही दिखाई देगा, और साइनाइड के साथ हमेशा आइसोसाइनाइड दिखाई देगा, नाइट्रो के साथ आइसोनाइट्रो दिखाई देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर दिखाई देगा, मतलब कुल मिला के आप ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप लेंगे जिनका पेयर जोड़ा एक समान दिखाई दे। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है जिसकी लिस्ट मैं अभी थोड़ी देर बताने वाला हूँ, तो जरा मुझे बता दीजिए क्या सभी को फंक्शनल आइसोमर का कंसेप्ट समझ में आ गया। फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसका DU भी सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मन करो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर दे, नहीं, उसके कुछ पेयर होते हैं, कुछ जोड़े होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, यही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट आपका एक साथ में पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे क्या है ना, मैं चाहता हूँ ना, जैसे मैं आपसे पूछूं कि A और B क्या है, C और D क्या है, पहले और तीसरे में क्या रिलेशन है, तो मैं चाहता हूँ आपका दिमाग खुले, आप बताएं सर मेटामर्स, सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत बताएं कि सर ये है एक साथ। अब जैसे मान लो मैं फंक्शनल पढ़ा देता तो मैं फंक्शनल की क्वेश्चन कराता, मैं मेटा पढ़ा देता मैं मेटा क्वेश्चन कराता, मैं इसके बाद पढ़ा तो वही क्वेश्चन, तो इसमें क्या ना बच्चा क्लिक नहीं कर पाता कि एक साथ हम क्वेश्चन क्या बताएं। अब हम एक साथ पांचों पढ़ लिए ना, अब आप मेरे साथ में जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट बताएंगे, क्यों, क्योंकि बाद में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा सा अलग सोचा है। अब जरा देखिए मेटामर्स क्या, ध्यान सुनिएगा, मेटामर्स से बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ये डिफिनेशन कैसे बताएंगे बच्चों, इसको इंग्लिश हिंदी बोलते हैं मध्यावयता, और कोई बताएगा हिंदी मध्य का मतलब क्या होता है, कोई मध्य का मतलब समझता है, सेंटर, बिटवीन, हाँ बिल्कुल, मध्य का मतलब होता है, मध्य का मतलब होता है बिटवीन, बीच में, मध्य का मतलब होता है बिटवीन, बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में कोई मामला डिफरेंट होगा। भाई देखो मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही है, मैंने क्या बोला कि जो डिफिनेशन होगा उसको डिफरेंट करना है। मेटामर्स का मतलब होता है बिटवीन, बीच में। सर अब क्या करें सर, ये कैसे डिफिनेशन समझाएंगे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ अलग से, जिसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सर ये क्या होता है बताते हैं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी वैलेंसी एक से अधिक हो, अब जरा ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि इस केस में याद रखिएगा
मेटामर्स वे ही फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। याद रखिएगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही मेटामर्स शो करते हैं। एक बात होना चाहिए, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, वो उसका नेचर सेम होगा। नेचर मतलब सब में फंक्शनल ग्रुप सेम ही आता है। अभी समझाते हैं, 2 मिनट देखते जाइए। सर ये पॉलीवैलेंट का मतलब क्या हुआ? पॉलीवैलेंट का मतलब जिसके पास 2 हाथ हो, 3 हाथ हो। कैसे? आप देखिए, मुझे बताइए, क्या ये अल्कोहल पॉलीवैलेंट बन सकता है? नहीं, ये मोनोवैलेंट, इसकी वैलेंसी केवल 1 है। एक मतलब ये एक तरीके से ही जुड़ सकता है। इसका मतलब यह मेटामर्स कभी जिंदगी में शो नहीं करेगा। इसको हटाओ, डायरेक्ट देखते हैं। सर ये ईथर शो कर सकता है? बिल्कुल। ये देखो, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी, ये पॉलीवैलेंट है, मेटामर्स शो कर सकता है। याद रखिए, मेटामर्स वही फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। कितना सिंपल है ना। दूसरा मुझे बता दो, एस्टर, क्या ये पॉलीवैलेंट है? यस सर, ये शो कर सकता है, बिल्कुल शो कर सकता है। मुझे एक चीज बता दो, क्या ये एमीन, क्या ये शो कर सकता है? नहीं शो कर सकता, एक ही वैलेंसी है ना। लेकिन यदि मैं इस एमीन को ऐसे जोड़ दूं, सेकेंड डिग्री वाला, तो ये तो कर सकता है ना मेटामर्स। समझ नहीं रहो यार। अगर मैं इसको 3rd डिग्री बना दूं, तो ये भी तो मेटामर्स शो कर सकता है। सिंपल है ना। अच्छा, यदि मैं कीटोन ले लूं, कीटोन, तो ये भी तो मेटामर्स शो कर सकता है। कुल मिला के मेटामर्स हमेशा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही शो करते हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गया? अभी मैंने मेटामर्स की डिफिनेशन नहीं बताई है, मैं भी मेटामर्स की कंडीशन बताई है कि मेटामर्स कौन शो करेंगे। मेटामर्स में जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा उसका नेचर सेम होगा, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वह पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही होना चाहिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी 1 से ज्यादा वैलेंसी हो। और ये फंक्शनल ग्रुप मुझे आप अच्छे से पता है कि आपको ये फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आता है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ये। ठीक है, अब मैं आपको मेटामर्स की डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, डिफिनेशन बता रहा हूं। अब मुझे बताइए, आपने क्या बोला था सर? आपने तो ये बोला था हम लोगों से कि जो डिफिनेशन पूछेगा उसी को डिफरेंट करना। मैंने कहा बिल्कुल डिफरेंट करना, वही करना ही है। सर कैसे? ध्यान सुनो, किसी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े, मुझे बताइए, क्या यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ेगा? यस सर। क्या यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ेगा? यस सर। तो किसी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप में यदि डिफरेंट हो तो वहां मेटामर्स होता है। सर समझ नहीं पाए, मैं समझाता हूं, एक बार फिर सुनिए। यह पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप द्वारा यह मेटामर्स शो किया जाता है जब कोई पॉलीवैलेंट के एल्काइल ग्रुप में डिफरेंट हो। अच्छा, इसी में नहीं, ये तो एक कंपाउंड है ना, हम दूसरा भी लिखेंगे बी कंपाउंड, और इन दोनों में चेक करेंगे क्या साहब इधर के एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है क्या। यदि डिफरेंट हो तो मेटामर्स है, नहीं तो मेटामर्स नहीं है। कैसे? मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक ईथर का एग्जांपल लेता हूँ, मैं समझाता हूँ। अभी बहुत क्वेश्चन करना है लेकिन फिर भी समझिए। जैसे मान लो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये रहा कंपाउंड नंबर ए, ठीक है। कंपाउंड नंबर बी देखिए, बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, इतना सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, बस केवल उसको अप्लाई करना हमको। अब जरा देखिए कितना सिंपल है, ये मेटामर्स कितना आसानी से खत्म हो गया, बताइए। अब मुझे बताइए, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? यस सर। इधर कितने कार्बन है? 1 सर। और इधर कितने कार्बन है? 3 सर। क्या ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? यस सर। इधर कितने कार्बन है? 2 सर। इधर कितने? 2 सर। इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करो। क्या पॉलीवैलेंट के इधर साइड 1 और इधर 3 है? क्या पॉलीवैलेंट के इधर साइड 2 और 2 है? क्या इनके एल्काइल ग्रुप पॉलीवैलेंट के जस्ट साइड वाले डिफरेंट है? डिफरेंट कैसे? इधर 1 है तो इधर 2 है, इधर 3 है तो इधर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी आपके मेटामर्स होंगे, मेटामर्स। तो समझ में आ रहा है? सिंपल है। अच्छा, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि मैंने ऑर्डर क्यों लिखवाया था RTFMCP। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा ये सोचे सर जी ये पोजीशन आइसोमर है क्या। अरे भैया, उसके पहले मेटामर्स भी आता है, तो पहले मेटामर्स सोचना फिर पोजीशन पे जाना।
पोजीशन तो सबसे लास्ट में होता है, उसको सोचना ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है? कोई सोचे कि सर पोजीशन वाला मामला है, सर ऑक्सीजन 2 पे है 3 पे है। हाँ हाँ, पोजीशन वाला मामला है, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, मामला है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीनियरिटी ऑर्डर फॉलो करेंगे ना। पहले रूल के अकॉर्डिंग मेटामर्स अगर है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़िए। सबको समझ में आ गया मेटामर्स किसे कहते हैं? मेटामर्स क्या है? यदि कोई पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों साइड आप एल्काइल ग्रुप चेक करिए, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप चेक करिए, यदि ये डिफरेंट है तो मेटामर्स है, नहीं तो मेटामर्स नहीं है। तो मैंने आपको मेटामर्स आपको अच्छे से समझा दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेटामर्स आता है। अब एक और बता देते हैं, फिर टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखते हैं, सबको समझ में आ गया? मेटामर्स कौन शो करेगा? पॉली। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है? देख लो, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी ईथर है तो इसमें भी ईथर, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना। फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम होता है, हाँ, लेकिन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही होना चाहिए। याद रखिए, मोनोवैलेंट कभी मेटामर्स शो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप आप डिफरेंट कहाँ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अब मुझे बता दिए, क्या मेटामर्स समझ में आ गया? अब मैंने आपको बोला था ना, जो डिफिनेशन उसी को डिफरेंट करना। एक बार फिर बोल रहा हूँ, सुनिए। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, तो उनका फंक्शनल ग्रुप का नेचर भी सेम हो, लेकिन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्काइल ग्रुप में डिफरेंट हो। अब मुझे बताइए, ये बीच ही में तो है, बिटवीन, और डिफरेंट है, बीच में आके तो डिफरेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम मेटामर्स है ना। मध्यावयता मतलब बीच में आके ये आइसोमरिज्म शो कर रहा है। खैर, तो अब मैं आपको रिंग चेन समझा देता हूँ। रिंग चेन समझाने के बाद अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन वीआईपी करेंगे, लेकिन पहले रिंग चेन समझा देता हूँ, उसके बाद। रिंग चेन तो बड़ा आसान काम है। कैसे सर? रिंग चेन आइसोमर किसे कहते हैं? एक लाइन में, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर आपको पता है ये लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिंग चेन आइसोमर पहले ही दिख जाएगा। कि सर कैसे दिखेगा? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एकदम एक लाइन का आंसर है। जैसे मान लो कि ये आपका, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ CH3 CH2 Ca डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल है। इसका DU कितना है? इसका DU 1 है। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है सर? सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। अच्छा, DU अगर 1 है तो DU 1 का मतलब क्या हुआ? DU 1 का मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड बनेगा और या तो रिंग बनेगी। रिंग क्यों? क्योंकि हम पॉसिबल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, कितने स्ट्रक्चर संभव है, तो रिंग भी बन सकता है। 4 कार्बन का रिंग बना दो, ये देखो हो गया। क्यों? क्योंकि DU 1 है ना, DU 1 मुझे बता दो, क्या इसका भी DU 1 है? क्या इसका भी DU 1 है? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? इसी तो आइसोमरिज्म कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये कंपाउंड, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड मैंने ए ले लिया, अब देखिएगा, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड मैंने ये ले लिया, ये कंपाउंड मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया। अब मैं पूछूं ए और बी में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे सर रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन मतलब ये चेन और ये रिंग आइसोमर। अब सर भविष्य के लिए कैसे ध्यान रखें? ध्यान से सुनो, जिस ओपन चेन से कोई भी रिंग बना ले, जिस ओपन चेन से कोई भी रिंग बना ले, यह हमेशा एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस 4 कार्बन से यही बनाया है, तो इन दोनों आपस में पक्का, अगर मैं और भी बना लेता ना वो भी होता, अगर मैं और भी बना लेता और भी होता, ये फिक्स है। कोई बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? तो मैंने आपको रिंग चेन आइसोमर पढ़ा दिया। अब मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो देख लीजिए। एक बार आपको मैं बता दूं कि हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर में पहले चेन आइसोमर था, मैंने पढ़ा दिया, चेन डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा कौन सा? पोजीशन आइसोमर था। मैंने क्या बोला था? पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, किसका? डबल ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप का। तीसरा मैंने क्या पढ़ा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर किसे कहते हैं? जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जो मन का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर दे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है, तो एक पेयर है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा क्या है? मेटामर्स। मेटामर्स मतलब जो बीच में आए, बीच में वही आएगा जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसका मतलब उससे जस्ट जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। और पांचवा क्या है? रिंग चेन आइसोमर। जब भी कभी किसी चेन से एक रिंग बना दिया जाए तो उसे रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक जो आज हमें पढ़ाना है।
और मुझे पता है कि आज का मेरा टॉपिक आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक साथ पूरा आइसोमेरिज्म समाप्त हो गया है। आज मैंने आपको स्ट्रक्चर आइसोमर समाप्त कर दिया है। याद रखिए टॉटोमेरिज्म में आपको पहला लेशन पूरा आईपीएससी खत्म होने के बाद, दूसरा लेशन खत्म होने के बाद तीसरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में थोड़ा सा रिएक्शन आता है और उसके लिए हमको रिएक्शन मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा। इसलिए कोटा नियम के अकॉर्डिंग, कोटा मतलब जो कोटा में जैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने भी वही से पढ़ाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉटोमेरिज्म जीओसी 2 में पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको पूरी थियरी पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको पूरे क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करा रहा हूं, और उसके बाद आज जितने मैं क्वेश्चन दूंगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जितने भी क्वेश्चन दूंगा भाई साहब सब सॉल्व कर लेना, सब के सब, एक भी छोड़ना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो पहले ओपन कर देता हूं, जो भी वो पेज है, ये रहा आइसोमेरिज्म पीडीएफ। तो चलिए साहब देख लेते हैं। तो आपको शायद ये पीडीएफ ध्यान भी होगा, मैंने पीडीएफ में कुछ लाइन पढ़ा भी दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लूं, ठीक। आपको ये ऑर्डर याद रखना ही पड़ेगा, ये ऑर्डर मैं बार बार कह रहा हूं, इसको याद कर लो। और याद कर लो क्या, जब भी कभी भी कोई प्रश्न आएगा, सबसे पहले आप रिंग चेन आइसोमर सोचेंगे, टॉटोमेरिज्म सोचना ही नहीं है, क्योंकि सबने पढ़ाया नहीं। फिर भी याद रखिए टॉटोमेरिज्म उसके बाद आता, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर सोच। याद रखिए मेटामर्स के पहले फंक्शनल आइसोमर सोचेंगे, और मेटामर्स तो वैसे दिख जाता है। कैसे दिख जाता है भाई साहब, दो, एक तो पॉलीवैलेंट आएगा, उसके बाद दोनों में नेचर सेम आएगा। जब ये ना हो तब चेन सोचेंगे, जब ना हो तो पोजीशन सोचेंगे। याद रखिएगा इसी ऑर्डर में आपको आंसर देना है किसी भी क्वेश्चन में। अब एल्केन का मैंने आपको बोला तो डायरेक्ट रट्टा मार लो कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तक नो आइसोमर, 4 कार्बन के 2, 5 के 3 और हेक्सेन के 5 और हेप्टेन के 9। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, बाकी ये जेई वाले इतना याद कर लेंगे। और इसका 9 आइसोमर डायरेक्ट ऑप्शन टिक लगाना। एल्केन का समस्या दूर हो गया। ये एल्केन का है, देखिए जरा एल्केन का, ये नॉर्मल हेक्सेन है, ये आइसो हेक्सेन, आइसो बोलते हैं इसको, आइसो हेक्सेन बोलते हैं। ये न्यू हेक्सेन है। इन दोनों का कोई कॉमन नेम नहीं होता। बाकी ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, जो उसमें मुझे बताना है। बच्चों ध्यान सुनिए, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में मैंने बोला अलर्ट होने के लिए क्या, अलर्ट होने के लिए क्या बोला कि 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन तक एल्केन में कोई भी आइसोमर नहीं होता। ये मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लेकिन एल्काइल में 3 कार्बन का 2 आइसोमर पाया जाता है। ठीक है, एल्काइल में कौन कौन सा, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यदि आपको C3H7, ध्यान सुन लो, यदि मैं आपको इस पेज पर बता दूं, और अभी सुन लो, एक मैं आपको बता दूं नेक्स्ट पेज लेके, यदि आपको बच्चों कहीं भी आपको प्रोपाइल दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तो समझ लेना कि एक आइसोमर और बनने वाला है। कैसे सर, समझ नहीं पाया, समझिए। यदि आपको आज के बाद से कहीं भी C3H7 दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, तो इस C3H7 को आप तो पहले तो ऐसे लिखना ही है, एक तो ये बनेगा ही, ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल है। और याद रखिएगा एक और बनेगा, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए, ध्यान सुनिए, यदि आपको कहीं भी ये दिख जाए, ये दिख जाए, तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोपाइल के हमेशा 2 स्ट्रक्चर बनते ही है। कैसे सर, समझ नहीं पाया, समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया सी और सी, और यहाँ पे कुछ भी लगा दिया, यहाँ पे ओएस लगा दिया मान लो, तो आप रुकना नहीं, आप तुरंत क्या करना, सर एक और बनेगा। मैंने कहा कौन सा भाई, बोले कि सर ये भी तो आप बनाएगा अपना आइसोमर। कैसे, ये OH है सर, और ये देखो सर, आपको तुरंत बनाना, एक आइसोमर और बनाना, ये 2 हो गए।
समझ नहीं पा रहे हो यार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहीं भी दिखाई देगा ना तो ये खुद का भी तो एक आइसोमर बनाता है, क्योंकि प्रोपाइल भी दो रूप में रहता है, प्रोपाइल के तो दो आइसोमर बनते हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कहीं भी यदि आपको ये सीधा वाला चेन दिखाई दे इस भाषा में, या इस भाषा में दिखाई दे, या C3H7 दिखाई दे, आपको नॉर्मल और प्रोपाइल दोनों बनाना, नॉर्मल तो बना के रखेगा तो प्रोपाइल भी बनाना। क्यों? क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें पूछेगा कितने आइसोमर बनेंगे, कितने आइसोमर बनेंगे, तो आपको ये भी गलती जो करता है बच्चा वो नहीं करना। चलिए दोबारा आते हैं, तब आगे देखते हैं ये पेंटाइल के कितने आइसोमर बनेंगे। तो इसको रट्टा मार लो, 8 बनेंगे, 5 के 8 बनते हैं, 4 के 4 ही बनते हैं, 3 के 2 बनते हैं, 3 के 2 बनते हैं, पहले तो याद करना 4 के 4 बनते हैं और 5 के 8 बनते हैं, है ना। एक कार्बन और 2 कार्बन का कोई भी एल्काइल ग्रुप में भी नहीं बनता, इसका 2 बनता है, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसो प्रोपाइल। बार बार कह रहा हूँ प्रोपाइल के 2 आइसोमर बनते हैं, ये दोनों बनते हैं, दोनों हमें याद रखना। अभी मैं इसका यूज करने वाला हूँ बच्चों, ब्यूटेन। ब्यूटेन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेन में एच डालेंगे तो उसको ब्यूटाइल बोलेंगे। ब्यूटेन के खुद के 2 आइसोमर बनते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, और नॉर्मल ब्यूटेन के 2 आइसोमर, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक बार फिर सुन लीजिए, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। एक बार फिर सुनिए, इसको तो हमें याद करना, अभी तुरंत अपने मन में याद करना। चलिए फिर बोल रहा हूँ, ब्यूटाइल के 4 आइसोमर कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्सी ब्यूटाइल। एक बार फिर सुनिए, ब्यूटाइल के 4 ऑप्शन, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सी ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल। सर आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ब्यूटाइल क्या होता है? C4H9OH, क्या ये ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा? तो ब्यूटाइल अल्कोहल 4 प्रकार से बन सकता है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कोई भी एक आईपीएससी नाम हमेशा पूछ देता है। अच्छा मान लो मैं ऐसा जोड़ दिया तो C4H9Br, ये क्या है सर? ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कुल मिला के ब्यूटाइल के 4 बनते हैं, बिल्कुल याद रखना। कैसे बनते हैं ये भी सुन लो, ये फॉर्मूला याद रखना। ये यदि आपने नॉर्मल लिया तो नॉर्मल से नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। आप यहाँ से एक H निकालेंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल, यहाँ से निकालेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। और ये शायद म्यूट कर दो। इसके बाद मैंने क्या बोला, यदि आप यहां से निकालते हैं, बच्चों मेरे ध्यान सुनिएगा, यदि आप यहां से निकालते हैं 2 पोर्शन, जैसे यदि आप यहां से निकालते हैं ये पोर्शन तीनों सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। कैसे आइसोब्यूटाइल? क्योंकि जिस पोजीशन से आपको ऐड करना निकालना उसके जस्ट अपोजिट पे यदि 2 नंबर पे जुड़ा है तो आइसो ग्रुप होता है। और यदि आप ये यहाँ से 20 से निकालते हैं, 20 से, तो इसको टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, एकदम बिल्कुल इसको याद ही कर लीजिए। आइसो ऐसे होता है, टर्सरी ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब इसका यूज करेंगे हम। हाँ तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन, सबके सब सेम, सबके 4 आइसोमर बनते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल है, सेकेंडरी है, उसके बाद कौन कौन से बनते हैं? न्यू, आइसो है और न्यू है, ये बनते हैं ना 4। अब पेंटाइल के जरा देखिए, पेंटाइल के भी 8 आइसोमर बनते हैं। कौन कौन से? देखो, पहले तो पेंटाइल के खुद के कितने आइसोमर है? पेंटाइल खुद के 3 आइसोमर, सॉरी पेंटेन के खुद के 3 आइसोमर है। अब एक H यहां से निकालेंगे तो ये नॉर्मल पेंटाइल बनेगा। एक बात और सुन लीजिए, बताते हैं। और अगर मैं यहां से निकालूंगा तो यहां से, तो ये बनेगा, ये सीन बनेगा ये, और यहां से निकालूंगा तो ये सीन बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पे सेकेंडरी पेंटाइल का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। मैंने वहां पे क्रॉस नहीं किया था, क्रॉस कर लीजिएगा। यहाँ पे सेकेंडरी पेंटाइल का कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि सेकेंडरी पेंटाइल ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडरी पेंटाइल कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये बात याद रखिए, कोई कंसेप्ट नहीं सेकेंडरी पेंटाइल। इसको कट कर लेना, मेन पीडीएफ में कट कर जरूर कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, अब ध्यान सुनिए। यदि आप यहां से निकालते हैं, यहां से यदि आप यहां से H निकालते हैं तो ये टर्सरी पेंटाइल है। ये क्या है आपका? टर्सरी पेंटाइल है, टर्सरी पेंटाइल। और यदि आप यहां से H निकालते हैं, यहां से H निकालते हैं, तो मुझे बताइए, यहां से H निकालेंगे तो ये वैलेंसी खाली हो जाएगी, और सेकंड नंबर पे अपोजिट साइड में आपको मिथाइल भी मिलेगा। इसका मतलब ये आइसोपेंटाइल है। आइसोपेंटाइल समझते हैं ना? ये देखो जरा, ये रहा आइसोपेंटाइल। देखिए यहां से आपने निकाला ये, और सेकंड नंबर पे क्या है? मिथाइल है, तो आइसोपेंटाइल है। इसका कोई नाम नहीं है। तो आइसोपेंटाइल पहचान लीजिए कैसे बनता है। टर्सरी पेंटाइल क्या होता है पहचान लीजिए कैसे बनता है। सेकेंडरी पेंटाइल का कोई कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मल पेंटाइल पहचान लीजिए कैसे बनता है।
ऐसा इन सभी का यूज हम करने वाले हैं। वैसे 8 आइसोमर तो आप याद कर लें, लेकिन ये जरूर याद कर लीजिए कौन सेकेंडरी कौन सा टर्शियरी। नियोपेंटेन और नियोपेंटाइल तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। आपको पता नहीं इन सबके 8 आइसोमर बनेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है सर C3SOH के ये कितने आइसोमर बनेंगे, तो मुझे बताइए C3SO7 है क्या? प्रोपाइल है। प्रोपाइल के कितने आइसोमर बनते हैं? 2, तो इसके भी 2 ही बनेंगे, बात खत्म, आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सा प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब क्वेश्चन ये कि सर इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो मैंने क्या बोला था, जरा मुझे बता दो। मैंने क्या बोला था, एक तो नॉर्मल ब्यूटाइल बनेगा, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा, एक आइसो ब्यूटाइल बनेगा, एक टर्सरी ब्यूटाइल बनेगा। ये भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आपको 4 आइसोमर, आपके 4 आइसोमर पे टिक लगाना। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके फॉर्मूले कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे। फिर टर्सरी ब्यूटाइल का रिएक्शन कराने जा रहा है, आइसो ब्यूटाइल की रिएक्शन कराने जा रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल की रिएक्शन कराने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइसो ब्यूटाइल किसे कहते हैं, आप जहां से ऐड कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में सेकंड नंबर पे CH3 होना चाहिए। ये दोनों कंफ्यूजन ना हो। ये तो 2 डिग्री है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ, तो ये मोनो ये मेरी सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जेई में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन। ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराने पे कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे? मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको एक H हटा के एक Cl चिपकाना है। ये ब्यूटेन है, तो बताओ यही सीन बनेगा नहीं बनेगा? और ये है क्या, ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल कितना आइसोमर बनता है? 4 पे टिक लगा। क्यों? अरे भैया प्रोपाइल के 2, ब्यूटाइल के 4, ये सब याद कराया ना। पेंटाइल के 8 याद कराया ना। ये वही तो है, नहीं वही तो है, और क्या? ये ब्यूटाइल ही तो है। कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, 4 बनते हैं। जेई में आया हुआ था। जेई में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपके पास ब्यूटेन है, आप इसका मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है इसमें से एक H हटा के इसमें आप एक Cl चिपका रहे हैं, तो क्या बनेगा? C4H9Cl। ये एल्काइल ही तो है, और इसके 4 आइसोमर बनते हैं। 4 पे टिक लगाना था। जेई में आया था क्वेश्चन। अब मान लो कि ये ब्यूटेन पूछ देते, ब्यूटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? 2 ही तो बनेंगे। एक तो एक कार्बन पे लगाइए, एक तो 2 लगाइए। इधर लगाएंगे तो बात तो वही हो जाएगी ना, फिर से यही आ जाएगा ना, ब्यूटवानीन। तो ये तो 2 आइसोमर बनेंगे। ये तीनों देख लो जरा, ये तीनों देख लो। डाइक्लोरोबेंजीन के 3 आइसोमर बनेंगे, तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। अब ये क्वेश्चन जरा देखो, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर C4H10O के नंबर ऑफ पॉसिबल ईथर क्या क्या है। अब मैं इसको बनाता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ से मुझे अब थोड़ा सा अपने PDF नहीं पढ़ना, मुझे खुद बताना है। अब देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं। अब बच्चा गलती कहाँ करता है? देखो स्टूडेंट कंफ्यूजन कहाँ होता है? हमेशा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। क्या कंफ्यूजन रहता है? आप देखिए क्या कंफ्यूजन है। मुझे बताइए, यदि मैं ऐसे लिख दूं, यदि मैं लिख दूं C3H8, तो क्या है ये? सर ये प्रोपेन है। प्रोपेन है। मैंने कहा एक H हटा दो, क्या बनेगा? सर ये C3H7 बन जाएगा। मैंने कहा एक OH चिपका दो, क्या ये प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा? सही बात है, कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे बता दो, यदि मैं इस H को इस हाइड्रोजन पे चिपका दूं और मैंने बोल दूं कि साहब मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं C3H8O, तो गलती कहां से है बताओ? तो कहां गलत? कुछ गलती कहां किया? अबे भाई साहब, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही तो है, कुछ अलग थोड़े किया हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? जितने भी एटम है सबको एक साथ चिपका के लिख दो, वही तो लिखा हूं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल का क्वेश्चन ईथर की तरह भी दिख सकता है। पहली चीज सुन लो, कभी घबराना नहीं। कैसे? अगर कोई बच्चा इसको देखेगा तो इसको क्या मिला दिखाई देगा? सर जी तो अल्कोहल है। और कोई ये देखेगा तो सर जी क्या दिखाई देगा? ईथर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों सेम है, और अल्कोहल और एथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लगभग सेम ही होता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो सर जी हम कैसे पता करें दोनों? फिर हम क्वेश्चन कैसे करें? देखो, इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे? CN
ठीक है, H2N+2 और O। जब कभी इस प्रकार का दृश्य दिखाई देगा समझ लीजिएगा कि यह बना है और इससे अल्कोहल भी बना सकते हैं। कैसे सर, जरा मुझे बता दो। C4 4 का डबल करो, 2 जोड़ो, C4H10O बन गया। इसका एक और क्या बन सकता है, C4H9OH। ये दोनों क्या है सर, दोनों सेम। समझ नहीं पा रहे हो यार। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन ऐसे देता है, ये क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन देता है, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि हमें पता ना इसका नाम क्या है। ये ब्यूटाइल ही तो है, ये ब्यूटाइल ही तो है यार। इसके कितने आइसोमर बनते हैं, 4 आइसोमर बनते हैं। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ गया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको एल्कोहल इथर वाला आइसोमर का कभी प्रॉब्लम हो तो समझ लीजिए कि आपको ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जनरल फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे। कौन सा जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला। ये सर आपने कैसे बनाया, मैंने इसको देख के बनाया। डबल से 2 अधिक और प्लस ऑक्सीजन। अब काम की बातें करते हैं, ठीक है, काम की बातें शुरू करते हैं। ध्यान सुनिएगा, काम की बातें क्या है, स्टार्ट करते हैं काम की बातें। प्रश्न ये है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आपसे गलती कराएगा। याद रखिएगा, पहला आइसोमर मैं खुद बनाने जा रहा हूं, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सबसे रिक्वेस्ट है स्क्रीन पे ध्यान दें, आप सीखे मैं कैसे बनाता हूं। देखो ये भी नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर। याद देखिए मैं स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहा हूं, इसके टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर क्या बनेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। टोटल कह रहा, तो हमको पता है ना, हमको ये पता है कि सर ने ये बताया है। हमको क्या पता, सोचो, हमको ये पता है सर ने ये बताया कि जब कभी इस प्रकार का सीन आ जाए तो समझ लेना कि यहाँ पे अल्कोहल वाला भी आइसोमर बनेगा और ईथर वाला भी बनेगा, दोनों बनेगा। सर कैसे, अब मुझे बताओ अल्कोहल में ये क्या लिख सकते हैं, इसको C3H7OH लिख सकते हैं क्या, बस लिख सकते हैं। बनाते हैं एक करके, चलो बनाते हैं। इसका आइसोमर बनाते हैं, पहला अल्कोहल वाला बनाते हैं। अच्छा ये सोचना पड़ेगा, ये धीरे करके आएगा, चिंता नहीं करना। चलो बताओ पहला क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये बन सकता है, कोई दिक्कत किसी को, बन गया ये। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बता दो, दूसरा बना दो, ऐसे बन सकता है, ठीक है। तीसरा कोई बनेगा, तीसरा कुछ बनेगा, तीसरा, ठीक। ईथर वाला बताओ, ईथर वाला कौन सा बनेगा, CH3O CH2 ईथर वाला बनेगा CH3O CH2 CH3। हाँ अच्छा, ऑक्सीजन आप ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की चिंता ना करें, वो हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाया ना, तो आप उसकी चिंता ना करें, हो जाएगा, परेशान ना हो, आप बना के देखिए, हो जाएगा। मुझे बताइए ईथर में कोई और संभावना है, अगर आप इसको इधर लिखेंगे तब भी तो बात वही हो जाएगी ना, कोई और संभावना है क्या, नहीं होगी ना। तो साहब इसके टोटल आपके 3 आइसोमर बनेंगे, 2 तो अल्कोहल में बनेगा और 1 ईथर में बनेगा। आपको 3 पे ही टिक लगाना है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं, एक बार फिर सुन लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। सिंपल है, आसान काम है इसको सॉल्व करना। तो इसके टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। अगर अच्छा हमसे ऐसे कोई पूछे कि C3H8O के टोटल कितने ईथर आइसोमर बनेंगे ओपन वाले, तो आपको एक पे आंसर देना है। अब कितने अल्कोहल वाले बनेंगे तो आपको 2 पे आंसर देना, 2 पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अब प्रश्न थोड़ा बदलते हैं, इसको क्या लिखते हैं 4, तो 4 दूना 8 2 10 होता है, इसको लिखते हैं 10। और इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि सर इसमें अल्कोहल भी बनेंगे और ईथर भी बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। और मुझे एक बात बता दीजिए, ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में यही तो है C4H9OH,
अगर मैं एल्कोहल बनाऊं, मान लीजिए सबसे पहले मैं एल्कोहल बनाता हूँ, तो मुझे बताइए क्या ये ब्यूटाइल एल्कोहल है? तो इससे कितने आइसोमर बनेंगे? 4 बनेंगे। मैंने सिखाया ना ब्यूटाइल एल्कोहल। कौन कौन से? एक पहले सीधा बना दो, एक तो आइसोमर ये हो गया। दूसरा बताओ कौन कौन बनेगा? दूसरा बताइए। एक तो ऐसा बन जाएगा, बन गया सेकेंडरी वाला। तीसरा बताओ, तीसरा कौन सा बनेगा? तीसरा बोलो सर। जहां से आप OH जोड़ रहे हैं वहां से मुझे 4 कार्बन लेना ना, उसके सेकेंड पोजीशन पे ये जोड़ दो आइसो। अरे जहां से आप जोड़ रहे हैं ना उसके सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आइसो ब्यूटाइल हो गया ना भाई। यही तो 10 बार से याद करा रहा हूँ, आइसो। चौथा कौन सा बनेगा? चौथा फोर्थ वाला कौन सा बना? टर्सरी मतलब ये टर्सरी बना लो और यहाँ पे कोई चिपका दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम लोग को समझ में एक ही चीज नहीं आ रहा। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, C4H9 के 4 आइसोमर तो याद ही कर लो। कौन सा वाले? नॉर्मल वाले, सेकेंडरी वाले, आइसो वाले, टर्सरी वाले, बस। पांचवा तो बन ही नहीं सकता, बना के देख लेना, बनेगा ही नहीं। 4 आइसोमर ही संभावना हो सकती है। ठीक है, बन गया। तो ये किसके आइसोमर है? ये अल्कोहल के है। ये अल्कोहल के 4 बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ ईथर के भी तो बनेंगे, ईथर के भी। सर ये कैसे ये सब हो पाएगा, चिंता ना करें। आज मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ना उसको दोबारा खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से संभावना होगी, चिंता ना करिए। यदि आपको पता है कि ब्यूटाइल के 4 बनेंगे तो 4 तो बना ही लोगे ना। अब ईथर के कैसे बनेंगे सुनिए, मैं सिखाता हूँ। देखिए ईथर के कैसे बनेंगे मैं सिखाता हूँ। सबसे पहला 5वां नंबर ईथर के। देखो सबसे पहले क्या करो, ऐसे जोड़ दो, एक बनेगा ये। ठीक है यहाँ तक। आप उसके बाद क्या कर सकते हो, इसको यहां करोगे तो बात तो वही हो जाएगी। इसके बाद मान लीजिए कि आप पहले बीच में कर लेते, सॉरी 4 कार्बन है ना, 1 2 3, एक ये बन जाएगा पहला नंबर सबसे नॉर्मल। उसके बाद क्या सोचेंगे? उसके बाद ये सोचेंगे कि सर जी इसको उठा के इधर कर दे लो, कर देता हूं, एक ये बन जाएगा, 2 बन गया। यहाँ तक ठीक है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, आप बार बार याद करिए। मैंने आपको ये बताया था कि यदि कहीं भी प्रोपाइल दिख जाए, यदि कहीं भी ये दिख जाए तो एक आइसोमर और बनता है। कौन कौन सा बता दीजिए? COC, ये भी तो बनता है। तो साहब अब देखिए जरा, ईथर के बनेंगे 3 और अल्कोहल के बनेंगे 4, टोटल बनेगा 7 आइसोमर। इसके 7 आइसोमर बनते हैं। सर हम कैसे याद करेंगे? साहब याद नहीं करना है, मुझे बताइए ईथर की सबसे पहले स्ट्रक्चर आप यही तो बना पाएंगे। दूसरी स्ट्रक्चर में आप इस ऑक्सीजन को यहाँ पे कर देंगे। भाई यहाँ पे करें, बात तो वही आईपीएसी नाम एक ही होगा ना। और तीसरी स्ट्रक्चर में क्या कि सर आपने बताया था ये जो है उसको एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, ये वाला। आप कोई चौथा ईथर बना के दिखा दीजिए, चौथा ईथर। अगर आप चौथा कोई भी ईथर बनाएंगे तो उसका आईपीएसी नाम सेम ही आएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही हो सकता है। देखो आपको तो ये याद रखना ही पड़ेगा, C4H10O के टोटल 7 आइसोमर बनते हैं, 4 एल्कोहल वाले बनते हैं, 3 ईथर वाले बनते हैं। मैं ओपन चेन की बात कर रहा हूँ, ओपन चेन की। आपको तो ये याद रखना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। लेकिन चूंकि हम जेईई और नीट के स्टूडेंट है तो हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। 4 कौन कौन से? सर आपने ब्यूटाइल के नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्सरी, आपने 4 बना दिया। ईथर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर ईथर के ये बन सकते, टोटल 7 बन गए। भाई साहब जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदेमंद होगा। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन सुनिए, अब क्वेश्चन सुनिए। अब मुझे बताइए, एक एक करके बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां और छठे में क्या रिलेशन है? 5वां और छठे में पोजीशन। अब कितनी बार बोला, पहले मेटामर सोचना है। मेटामर पोजीशन सबसे लास्ट में आता है यार, मेटामर से नहीं है, मेटामर्स नहीं है। हाँ सर। हाँ ठीक है। और देखो और क्वेश्चन बताओ। और क्वेश्चन नंबर 5 और 7 में क्या रिलेशन है?
वो भी मेटा ये भी मेटामर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 मेटामर्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन एक और ये है कि आपको बताना है कि 1 और 5 में क्या रिलेशन है। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। मतलब इधर से इधर कुछ भी मिलाओ सब फंक्शनल ग्रुप है, सब फंक्शनल ग्रुप। मतलब इधर का सदस्य का इधर के सदस्य के साथ कुछ भी करोगे सब फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का ईथर होता है, ये फंक्शनल ग्रुप ही। समझ में आ रहा ना? मैं पहला पांचवा पूछूं, दूसरा पांचवा पूछूं, तीसरा पांचवा पूछूं, छठा पांचवा पूछूं, फंक्शनल ग्रुप। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बताता है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा पहले इधर पूछ लो, मुझे बताओ कि आपको बताना है कि दूसरे और तीसरे में क्या रिलेशन है, सेकेंड और थर्ड में। ध्यान देखिए, अरे भैया कहाँ चुप हो गए, बताओ। चेन आइसोमर सर। दूसरे तीसरे में चेन आइसोमर है, क्योंकि कार्बन का चेन इसमें कितना है 4, इसमें कार्बन का चेन कितना है 3। दिमाग मत लगाना, बता देते हैं ये चेन आइसोमर। पहले चेन आइसोमर सोचना है, पोजीशन मत सोच लेना, ठीक है। अब जैसे एक बात बता दो कि पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है। पोजीशन आइसोमर सर। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन। नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट मतलब इस टॉपिक इसका लास्ट है, बाकी तभी हम लोग दोबारा आएंगे। देखते हैं कौन बताता है, किसका कंसेप्ट क्लियर है। आपको बताना है कि 6 और 7 में क्या रिलेशन है। ये कई लोग पूछते हैं, देख लो, तुमको टीचर भी पूछेंगे, कुछ बच्चे भी पूछेंगे। मामला हो गया ना गड़बड़। चेन आइसोमर सर। चेन आइसोमर। कैसे भैया, कैसे चेन है चेन। बीच में कार्बन की चेन तो है ही नहीं, बीच में तो ऑक्सीजन है। नहीं सर, आईपीएससी नाम लिखेंगे तो उसमें 3 वाली चेन आएंगे, इसमें 2 वाली ही आएगी ना। पोजीशन। कैसे भैया पोजीशन है। अच्छा फिलहाल कौन सा है ये, अभी आपको अपने अपने आप पता चल जाएगा। फिलहाल तो मेटामर्स नहीं है ना, ये तो किसी को डाउट नहीं है ना, मेटामर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन का चेन, और इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इसलिए मेटामर्स ये नहीं है। मतलब जस्ट साइड में जो एल्काइल ग्रुप है ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, वो मैं प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा? अब दोबारा फिर से एंट्री करते हैं बच्चों, थोड़ी देर और हिम्मत मत हारिएगा, थोड़ी देर और वेट करिए, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना। अब मैंने बताओ, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि साहब इसमें टोटल ईथर वाले कितने बनेंगे, तो मैं ईथर वाले केवल 3 ही लगाता। अगर इसमें टोटल एल्कोहल वाला पूछता तो मैं 4 ऑप्शन पे टिक लगाता, और यदि पूछता कि टोटल कितने बने तो मुझे 7 पे ही टिक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटाइल 4 कार्बन का ऑक्सीजन के साथ 4 एल्कोहल बनता, 3 ईथर बनता है। सर ये कैसे पता चलेगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि C4H9 के 4 आइसोमर की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और इस ईथर की 3 प्रैक्टिस कर लो, 7 अपने आप दिख जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब प्रश्न ये है कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे पता करेंगे। आप जो बता रहे हैं 3 है 4 है, वो तो एल्केन का, चलो समझ में आ गया सर। लेकिन सर यदि एल्कीन होगा तब क्या करेंगे सर? इसमें तो लफड़ा हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान सुनना बच्चों, सब लोग से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा कि कैसे एल्कीन का और बाकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो क्या करो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले DU निकालो। क्यों? DU निकालने से आपको आइडिया हो जाएगा। सर जी क्या आइडिया होगा, ये कौन सी बात है? देखो मैं बताऊं क्या आइडिया हो जाएगा। पहले एक बार आइडिया आपको दिखा दीजिए, तो फिर कहोगे सर ये कौन सा आइडिया है, DU क्यों निकाल रहे हैं। अब सुन लो पहले ध्यान से। मान लो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया और हमको उसको टोटल आइसोमर बनाना है, लेकिन टोटल आइसोमर बना तब पाओगे ना जब उसमें आइडिया हो। कैसे? तो सबसे पहले क्या करो, जो भी क्वेश्चन पूछे, एल्केन का तो चलो लफड़ा दूर हो गया, एल्केन के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, एल्केन का DU भी 0 आता है। मान लो कभी एल्कीन का कोई क्वेश्चन आ जाए, एल्कीन का आ जाए, एल्काइन का आ जाए, कोई ऐसा प्रश्न आए, सबसे पहले क्या करो, DU निकालो, DU फाइंड करो। मान लो DU बराबर 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या क्या सोचना है।
आपको ये सोचना है कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक पाई बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड मेंटेन करके चलेंगे। आपको ये सोचना है, ये सोचना है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करके एक एक डबल बॉन्ड बनाते जाना जितना बन पाए। या आपको एक रिंग भी बनाना, रिंग क्यों? क्योंकि डी एक है, इसका मतलब रिंग वाले स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि जहां पे पाई होता है वहां पे रिंग भी होता है। मैंने डी में सिखाया था, ध्यान सुनिएगा बच्चों। यदि डी बराबर 2 आ जाए तो यहाँ टेंशन क्या क्या होते हैं। देखो डी बराबर 2 का मतलब होता है कि 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मतलब 2 डबल बॉन्ड बनेगा उस स्ट्रक्चर में। और बच्चों 2 पाई बॉन्ड का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड भी तो बन सकता है, ये भी तो स्ट्रक्चर बनेगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? हमें डी, देखो डी से आइडिया हो सकता है कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बाकी और कोई उपाय नहीं है। मेरी बात ध्यान देखो यार, जडेजा भरत सिंह कृपया म्यूट कर लो जल्दी से, फास्ट। हाँ ठीक। अब मेरी बात सुनिए। तो बच्चों एक बात सुन लीजिए, यहाँ अगर कहीं पे 2 डी आता है तो 2 डबल बॉन्ड की एक स्ट्रक्चर बनेगी और एक ट्रिपल बॉन्ड की बनेगी, क्योंकि वहां पे भी डी 2 आप कर सकते हैं। और क्या बन सकता है? 2 रिंग का बन सकता है, 2 रिंग का भी डी 2 आता है, तब 3 बन सकता है। चौथा क्या बन सकता है? एक रिंग बन सकता है और एक डबल बॉन्ड बन सकता है, 4 बन सकता है। तो याद रखिएगा आपको चारों विचार करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। कैसे? अब देखिए करके बताते हैं, ध्यान सुनिए। थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर हो जाए, फिर भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इसको खत्म करके ही आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। तो डी कैसे निकालते हैं? जितने भी कार्बन उसमें एक जोड़ दीजिए, मोनोवैलेंट को जोड़ दीजिए, बीच में माइनस, और ट्राईवैलेंट को माइनस करिए और 2 से डिवाइड करिए। ऑक्सीजन और सल्फर हो तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन पूछा C3H6 के कितना आइसोमर बनेंगे, ठीक है? ध्यान सुनिए सब लोग। मान लो हमसे किसी ने क्वेश्चन बोला C3H6 के कितने आइसोमर बनेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले डी निकाला। डी कितना आया? 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसकी स्ट्रक्चर में या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। इसका मतलब हमें दोनों सोचना है, और दोनों सोच के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं सबके सब बनाने। कैसे? देखो बनाते हैं। ये C3H6 है, एक डबल बॉन्ड का बना लिया, डी1 आ गया। क्या और कोई बन सकता है? क्या नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि आप इधर करेंगे तब भी वही बात हो जाएगी। क्या ये बन सकता है? इसका भी डी1 आ गया, तो इसके टोटल कितना आइसोमर बनेंगे? 2। C3H6 के 2 आइसोमर बनेंगे। एक बात और सुन लीजिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछता है कि C3H6 के कितने साइक्लिक आइसोमर बनेंगे। साइक्लिक, क्योंकि ये कौन सा है? साइक्लिक। तो आपको 1 पे आंसर लगाना है। अब कितने ओपन वाले स्ट्रक्चर बनेंगे तो आपको 1 पे आंसर लगाना है। अब कितने टोटल बनेंगे तो आपको 2 पे आंसर लगाना है। कुछ समझ में आ रहा है? कभी एकदम आंख बंद करके फटाफट टिक मत लगाना है। चलो एक क्वेश्चन और, सर इसके कितने आइसोमर बनेंगे? तो मान लो मेरा आंसर है 5। मान लो मैंने बोला कि 5 बनेंगे, याद कर लो। तब आप ऐसा मत याद करो, आप करो सर इसके डी निकालो। कितना आया? 1। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड बना के मुझे स्ट्रक्चर सोचना है, पॉसिबल बनाते रहना है। और एक पाई बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बनाना है, ठीक है? अब सुनिएगा ध्यान से, ध्यान सुनिए बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो जब कभी आपके पास 3 रिंग हो तो 3 रिंग से छोटा रिंग तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि सबसे छोटा रिंग 3 रिंग का होता है। लेकिन जब कभी आपके पास 4 रिंग हो तो 3 कार्बन के रिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक साइड चेन लगा दीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी 3 कार्बन का रिंग बन जाए तो इससे नीचे कोई भी रिंग नहीं बन सकता। लेकिन जब कभी 4 का बन जाए तो 3 का बना के चेक कर लीजिए, ये भी पॉसिबल है। जब कभी 5 का बन जाए तो 5 का बनेगा, 4 का बनेगा, 3 का भी बनेगा। कुल मिलाकर जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है हम वो सब विचार कर रहे हैं। सर वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करने से और हमारी बातें सुनने से। सुनिए अब देखिए इधर ध्यान सुनिएगा। हमको DU1 मेंटेन करना और हमको फॉर्मूला या C4 1 2 3 4 C4H8 भी मेंटेन करना और DU1 रखना है। DU1 मतलब एक डबल बॉन्ड। बोले एक डबल बॉन्ड यहाँ सकता है, सही बात है। एक डबल बॉन्ड यहाँ सकता है 2, और एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है 3। ये 3 स्ट्रक्चर बन सकती है। चौथा कोई स्ट्रक्चर है क्या? आप देख के बता दीजिए, कोई चौथा स्ट्रक्चर है? बना लीजिएगा, नहीं बनेगा, सही है। अब मुझे रिंग के बारे में सोचना है, क्योंकि रिंग भी DU1 होता है। तो जरा देखो ये रिंग, इसका DU1 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। इसका भी DU1 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तो साइक्लिक वाले 2 बन गए और ओपन वाले 3 बन गए। टोटल कितने बन गए? 5। 5 में 3 ओपन आइसोमर हैं, 2 रिंग वाले हैं, साइक्लिक वाले। मैंने पहले बोला कि यदि 4 कार्बन की रिंग हो तो 3 कार्बन की भी रिंग पॉसिबल है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करना है ना, तो एक ब्रांच लगा दो ना, क्या दिक्कत है?
तो यदि 4 तो 3 भी सोचेंगे, यदि 5 है तो 5 बना के फिर 4 भी सोचेंगे, फिर 3 भी सोचेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है ना, हमारे पास स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इससे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इससे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, इसका केवल एक ही उपाय है। इसका केवल एक उपाय ये है कि आप पहले डी निकालिए और जितने भी डी आते हैं सबके सब पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे बनेगा साहब? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से बनेगा, ये नोट्स में दूंगा उसको देखने से बनेगा। अब आगे सुनिए, एक और देखते हैं, ध्यान सुनिए। जैसे मान लो कि C4H6 है, देख रहा C4H6 है, इसके कितने आइसोमर बनेंगे? मैंने बोला 9 बनेंगे। सर कैसे? तो सबसे पहले DU फाइंड करें। DU से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने रिंग है, कितने पाई बॉन्ड है। चलो देखते हैं। इसका DU निकालेगा 2 आएगा। कितना आएगा? 2। इसका DU निकालिए 2 आएगा। इसका मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें DU 2 पाई मेंटेन करके चलेंगे, और जहां पे 2 डबल बॉन्ड बनता है वहां पे एक ट्रिपल भी हो सकता है। इसका मतलब केस नंबर 2 ट्रिपल बॉन्ड भी लेके चलेंगे। देखिए 2 डबल बॉन्ड का एक केस लेके चलेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड का लेके एक इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 रिंग भी तो बन सकता है, इसका केस लेके बनाएंगे, और एक रिंग और एक पाई बॉन्ड भी बन सकता है, इसका लेके बनाएंगे। कुल मिला के ये सभी केस सोचेंगे तब जाके हमारे पास 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे? देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनो। मेरा क्वेश्चन क्या था सर? ये C4, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये C4H6 के कितने आइसोमर बनेंगे? मैंने कहा DU 2 है। तो DU 2 है तो आप क्या बोलेंगे? सर DU 2 का मतलब 2 पाई बॉन्ड आपको लेके चलना। चलो लेके चलते हैं। मुझे बताओ क्या ये पहला और दूसरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया? 2 पाई बॉन्ड लेके चला, DU 2। एक क्या कर सकता हूँ, एक यही दे दूं और एक यहाँ कर दूं 2। इसके अलावा क्या दूसरा बन सकता है क्या? 4 कार्बन में 2 पाई बॉन्ड रख के कोई दूसरा तो बन नहीं सकता। 2 हो गया, सही बात है। अब एक केस खत्म। DU 2 के लिए एक ट्रिपल बॉन्ड भी तो सोच सकता हूँ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 पाई होता है, इसका भी तो DU 2 होता है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दो और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दो, तो कितने आइसोमर बन सकते हैं? 2। इसका मतलब ये होगा कि 2 डबल बॉन्ड से 2 आइसोमर बना दिए। याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम है, आप चिंता ना करें, और DU भी आपको सेम रखना है, क्योंकि DU से तो आप विचार कर रहे हो ना क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं। भाई ऐसे कैसे बता सकते थे आप कि सर 2 पाई बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है? ऐसा तो विचार नहीं कर सकते थे। इसका मतलब DU आपकी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता, सहायता करता। सही है। अब सर रिंग भी बना सकते हैं, लेकिन सर 4 कार्बन में रिंग कैसे बनाए? बीच में से ऐसे कट कर दो, एक रिंग ये, एक रिंग ये, 2 रिंग हो गया। देखो इसका DU 2 है, देखो DU 2 है, लेकिन केवल एक ही पॉसिबल है। 2 रिंग में 4 कार्बन में 2 रिंग का केवल एक ही केस पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। देखो ऊपर कितने बने थे? 2। ट्रिपल बॉन्ड वाले कितने बने थे? 2, 4, और ये बन गया 5। 5 बन गया। अब बच्चों यही सोचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसको बना रहा हूँ, इस दूसरी चीज बना रहा हूँ। यही सबसे इंपॉर्टेंट सोचना है। देखो क्या सोचना है, ध्यान से सुनना। मैं आपको अलग से बना रहा हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान सुनिएगा। देखो घबराना नहीं है कि सर ये सब क्या है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो शुरुआत में हम भी पढ़ते थे, हमें चिंता होती थी, लेकिन बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ना आपको सिंपल लगेगा। मैंने क्या बोला? C4H6 के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? इसका मतलब जितने बन सके बनाओ। कैसे पता चलेगा? सर जी DU 2 है ना, इसका मतलब 2 स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेंगे जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाए। तो बना के चेक कर लो जितने बन सके। कितने बने इसमें? सर 2 बने, हमने बना लिया। इसके बाद सर 2 डबल बॉन्ड मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड का भी बन सकता है, क्योंकि सर ट्रिपल बॉन्ड में भी तो DU 2 हो सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का बनाया तो इसके भी 2 बन गए। सर 2 रिंग भी तो हो सकता है, 2 रिंग का भी DU 2 होता है। तो एक 4 कार्बन में 2 रिंग ऐसे ही बन सकता है, और कोई संभावना नहीं है। ये हो गया। और लास्ट केस मतलब क्या हुआ कि सर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। ध्यान देखिए, इधर ध्यान दो, इधर चलो, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा और देख लो, 10 मिनट और बात है, बाद में फ्रेश मत करना। अब कैसे? ध्यान सुनना, हमें फॉर्मूला मेंटेन करना, हमें C4H6 लेना है, DU 2 रखना है। C4H6 मतलब एक ऐसे बना दो, बना दिया। अभी DU 1 है, 4 कार्बन, एक पाई बॉन्ड बना दो। बताओ DU 2 हो गया। अब चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा, टेंशन मत लो। और क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा कि यदि 4 कार्बन है तो 3 कार्बन का भी रिंग बन सकता है, 3 कार्बन रिंग बना दो। लेकिन DU 1 है तो DU 2 कर दो, 2 कर दिया। लेकिन सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, लो ब्रांच लगा दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप इस कंपाउंड को चेक करोगे, ये भी C4H6 ही है। सर इसका एक और बन सकता है, मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि यदि ये 1 पे है तो
2 पे भी जा सकता है ऐसे, ये देखो ब्रांच तो यहाँ भी लग सकता है ना ऐसे, ये भी डिफरेंट है ना भाई, हमें डिफरेंट डिफरेंट सोचना है, डिफरेंट है, 3 हो गया। और चौथा एक और बता रहा हूँ जो आप नहीं सोच पाएंगे, चौथा मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आएगा, चिंता ना करें। चौथा पहले बच्चों ये बना लो और ऐसे जोड़ लो ना, देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, डी कितना है 2, डी देखो 2 है, इसका मतलब यहां से कितने बने, यहां से बने 4 और यहां से बने 2 6 और 2 8 1 9, टोटल आपके 9 आइसोमर बने। कुछ पता चल रहा क्या, मैं बहुत टफ बता रहा हूँ क्या, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला, थोड़ा सा केमिस्ट्री एडवांस लेवल नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, सिंपल है, दोबारा फिर से हम आते हैं अपने फिर से आइडिया पे, घबराना नहीं है, इसको हम खत्म करेंगे तभी आपको कहीं जाना भी है। चलिए दोबारा, तब तो समझ में आ गया सबको ना टोटल 9 आइसोमर कैसे बनेंगे, देख लो पहले 4 का बना लो, फिर 3 का जरूर बनाओ, 3 का एक और बना लिए तो ये यहाँ भी आ सकता है, ये 2 पॉसिबल तो है ही है, और एक ये भी पॉसिबल है, याद है मैंने बताया था मिथाइलिन करके बनाया था, डबल बॉन्ड CH2 वाले, एक लास्ट में पढ़ाया था IPSC में, ये भी बताया तो था क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, है ना, इसका नाम भी बोला था, अरे वही तो है CH2 वाला ही, टोटल 9 आइसोमर बने। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आएगा, एक और क्वेश्चन। अब प्रश्न ये कि सर C5H10 के कितने बनेंगे, मैंने कहा 10 बनेंगे, मैंने हिंट दे दिया कैसे, मैंने कहा ओपन में 5 बनेंगे और साइक्लिंग में भी 5 बनेंगे, तो सर कैसे, मैंने कहा DU निकाल, DU कितना 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड रख के स्ट्रक्चर बनाना है और एक रिंग रख के स्ट्रक्चर बनाना, चलो बनाते हैं, पहले डबल बॉन्ड रख के बनाते हैं, बोले कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा 2, सही बात है। अब ये जो कार्बन है इसको साइड चेन लगा लो, एक डबल बॉन्ड ये रहने दो 3, अब ये जो साइड चेन यहाँ खसका दो, ये बन जाएगा 4 बन जाएगा, और 5वां यहाँ लगा दो 5। कुल मिला के आपको तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना कि इसके 5 स्ट्रक्चर अलग अलग पॉसिबल है, छठे नहीं है, आप ट्राई कर लेना कि सर छठा कौन सा हो सकता, नहीं आप ट्राई कर लीजिए, है ना। कोई बोले अच्छा याद रखना DU एक ही रखना, DU बराबर 1 रखना, मतलब एक पाई बॉन्ड ही रखना है, क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंटेन करना ना। तो 5 तो ओपन बन गए, अब कैसे सर, अब एक रिंग के सोचना है, रिंग तो मैंने पहले क्या बोला, जितने कार्बन है पहले उसका एक रिंग बना लो 5 का, जब 5 का बन सकता तो 4 का ही बन सकता है, तो एक साइड चेन लगा लो क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 5 कार्बन है। अब इसके बाद 4 का तो और कोई पॉसिबल नहीं है, क्यों यहाँ भी लगाएंगे तब भी वही, यहाँ भी लगाएंगे तब भी वही, IPSC नाम एक ही होगा ना, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या बोलो कि 3 का लगा लो, 3 का लगा लिया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो 5 कार्बन का है, तो 2 साइड चेन लगा लो। अब 2 साइड चेन कोई पोजीशन तो एक यहाँ भी तो हो सकती है, ये भी तो बन सकता है 2 साइड चेन का, और 2 साइड चेन का एक इथाइल भी तो हो सकता है। देखो ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, तो टोटल कितने रिंग बन गए 5, और टोटल कितने ओपन बन गए 5, टोटल हो गए 10। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछे कि C5H10 के टोटल कितने रिंग आइसोमर पॉसिबल है, तो आपको 5 पे टिक लगाना, रिंग मतलब साइक्लिक पे टिक लगाना, ओपन कितने 10 पे टिक लगाना। एक बात और सुनो, जैसे मान लो पेपर मिला, ठीक है, आप पेपर मिले, पेपर में आपको क्वेश्चन मिला कि C5H10 के कितने आइसोमर पॉसिबल है, और उसमें आंसर क्या है 1 2 3 4 5। अब कोई आप में से मुझे SMS करे, सर जी इसमें तो 10 दिया ही नहीं है, सर इसमें 10 नहीं दिया है, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि C5H10 के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल है। तो देखो ऐसा है कि पेपर के अनुसार सॉल्व करो, पेपर ये चाहता है कि आप ओपन या साइक्लिक में से कोई एक आंसर दो। वैसे पेपर में जब कुछ भी ना बोले, क्योंकि आंसर तो 5 के ऊपर तो दिया नहीं है, 1 2 4 और 5 दिया है, इसका मतलब वो चाहता है कि आप केवल ओपन ही गिने, आपको वो चाहता है। मेरी बात को समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, हम आपको ये कहना चाहते हैं बच्चों कि पेपर के अनुसार अपने पैटर्न को बदलिए, पेपर के अनुसार अपने पैटर्न को बदलिए। एकदम धरने में बैठ जाइए, सर जी इसका तो 10 बनता, आपने सिखाया था, अरे भैया दिया है तो पेपर के अनुसार सॉल्व करो, बात खत्म करो। अच्छा याद रखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब ये क्वेश्चन है, प्रश्न ये है कि सर इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। सर जी हमको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बोला टोटल 9 बनेंगे। सर कैसे, मैंने बोला 6 स्ट्रक्चर बनेंगे और 3 साइक्लिक बनेंगे। सर कैसे पता चला, मैंने कहा पहले DU निकालो, निकाल लिया, DU निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड वाला भी क्वेश्चन है, एक रिंग वाला भी क्वेश्चन है। अब देखिएगा, याद रखिएगा ये है, तो यहाँ पे अल्कोहल भी हो सकता है, इथर भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो कि C3
सॉरी, जैसे मान लीजिए आपके पास C3H6O है और मुझे इसका DU 1 रखना है, ठीक है। तो यदि मैं अल्कोहल लूंगा तो डबल बॉन्ड लगा के DU 1 रख दूंगा, यदि मैं ईथर लूंगा तो एक डबल बॉन्ड लगा के ईथर रख दूंगा। लेकिन यदि मैंने कीटोन ले लिया तभी ये भी तो DU 1 दे सकता है, इसमें कुछ नहीं लगाऊंगा। एक ऑक्सीजन तो कीटोन भी तो हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। सर ये कैसे कैसे नया नया बातें आप बता रहे हैं। ऐसा ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, और कोई उपाय नहीं है। ये जितने भी नोट्स है ना, आज इसको खुद से देख देख के खुद से आइसोमर बनाना पड़ेगा। वैसे टोटल आइसोमर हमें याद तो रखना ही है, लेकिन उसको देख देख के हमें आइसोमर बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है इसका। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है। देखिए मैं एक एक करके बताता हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, C3H6 के टोटल 9 आइसोमर बनेंगे, 6 तो आपके ओपन स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे और 3 आपके रिंग बनेंगे। कैसे देखते हैं। जरा देखो, अब यहाँ देखो यार, सबसे पहले अल्कोहल का देखो, सबसे पहले अल्कोहल का देखते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए सबसे पहले अल्कोहल का देखते हैं। मैं फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ दोबारा PDF ओपन करके। देखिए जरा सुनो, कुछ लोग तो पहले से बोर हो गए, कुछ लोग तो पहले से निकल गए होंगे, कोई बात नहीं। ये ऐसे लोग हैं ना जो जिनका कोई फिक्स है लाइफ क्या है ना। देखिए जरा सुनो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो ये बच्चों प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। अब कैसे, एक बार मैं खेल सिखा दूँ आपको। जैसे पहले अल्कोहल के बारे में सोचते हैं, तो अल्कोहल के बारे में एक ये बन सकता है, याद रखना DU 1 रखना है, DU 1 रखना है, इसलिए मुझे एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ खसक जाए, और ये भी हो सकता है, 3 तो अल्कोहल बन जाएंगे। अब देखो यदि हमें मेरे पास DU का आइडिया नहीं होता तो हम ये बना नहीं सकते ना, क्वेश्चन गलत हो जाता, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सेट नहीं हो पाता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप सेट होगा, बना के देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब C3H6O तीनों का ही आएगा। अब एल्डिहाइड भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। एल्डिहाइड जरा देखो, एल्डिहाइड में केवल यही पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आपको DU 1 मेंटेन करना है। भाई एल्डिहाइड में CHO कॉर्नर पे ही आता है, बीच में तो करेंगे नहीं, आप उधर करेंगे तब भी एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया, सही बात है। कीटोन भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन कीटोन की एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ईथर सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। याद रखिए ईथर सोचना है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि DU 1 मेंटेन करना है। कुल मिला के 6 इसके स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। ईथर बनेंगे, ईथर के बाद आपको आपके एल्डिहाइड अल्कोहल सब बनेंगे, कुल मिला के इसके 6 स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। अब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही फायदा समझ में आएगा। अब एक बात और सुन लीजिए, सर इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? मैंने कहा DU 1 मतलब इसके एक रिंग भी बनेंगे, रिंग बनेंगे। अब देखना C3H6O इसके एक रिंग बनेंगे ना, रिंग। तो बच्चों यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और एक कार्बन का काम ऑक्सीजन भी तो कर सकता है। ऐसे जरा देखो, ये भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है ना। तो जब कभी भी ना कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो ना, तो उसके लिए भी एक रिंग बना दिया करो, एक एक्स्ट्रा बना दिया, सॉरी एक कार्बन। जैसे ये देखो, ये बन गया ना, बन गया। अब मान लो 3 कार्बन को बना रहे हो तो एक OH बाहर कर दो, एक ईथर बीच में लगा दो, फिर एक साइड चेन बाहर कर दो। कुल मिला के आपको C3H6O बनाना है ना, तो 4 कार्बन का तो पहले ये बना दो, फिर 3 कार्बन का एल्कोहल बना दो, और 3 कार्बन का एक ईथर बना दो। बस याद रखना, ब्रांचिंग मेंटेन करना। ब्रांचिंग मतलब ये जो ऑक्सीजन है बाहर है, तब तो आपने 3 कार्बन रख दिया, लेकिन जैसे आपने अंदर किया तब ये 2 कार्बन हो गए, 1 और 2, तो आपको एक ब्रांचिंग यहाँ पे बाहर करना पड़ेगा, तब हो जाएंगे 3। तो 3 इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल, और 2 इसके और 6 इसके ओपन पॉसिबल है। अब क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल X। मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसके जितने भी साइक्लिक एल्कोहल बन सकते हो, जितने भी साइक्लिक एल्कोहल ईथर बन सकते हो,
आपको बताना है। यदि मैं साइक्लिक एल्कोहल को x बोल दूं और साइक्लिक ईथर को y बोल दूं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब हम x प्लस वाई निकालिए, वैसे आंसर 11 आएगा। ये भी कैसा है कि भी देख लो, जरा देखो। हमारा क्वेश्चन ये कि साइक्लिक एल्कोहल बनाना है, हमने DU निकाल लिया, DU उसका कितना 1 आया, 1 आया। इसका मतलब एक रिंग बनाना है। चलो ठीक है, एक रिंग बनाना है, एक रिंग ऐसे बना दिया, 12 OH बन गया। फिर 3 कार्बन का बना देंगे तो एक ब्रांचिंग लगाना पड़ेगा। अगर ये ब्रांचिंग यहाँ तो ये भी पॉसिबल है, और ये भी तो पॉसिबल है कि एक कार्बन यहाँ लगा के उसके बाद OH लगा दे। अच्छा, मैं सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन की, ये बच्चा ये नहीं सोच पाता, बच्चा वैसे ये नहीं सोच पाते, ये सोच लेंगे, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। तो कितने बने इसमें? टोटल 4 बने। एल्कोहल के साइक्लिक 4 बने। जेई में आया था ये। ईथर के बताओ, ईथर के। तो मैंने क्या बोला, यदि आपके C4H, यदि आपके पास क्वेश्चन है C4H8O, तो इस 4 में एक ऑक्सीजन भी जोड़ दीजिए, मतलब पहले 5 कार्बन का रिंग बना दीजिए, इसमें एक ऑक्सीजन लगा दीजिए। फिर 4 का बनाइए तो एक बाहर कर दीजिए। जब यहाँ बाहर कर सकते हो तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। फिर 3 का बनाइए, 3 का बनाएंगे तो यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन यदि लगा दिया तो 2 कार्बन कम हो गया ना, तो 2 साइड चेन लगा दीजिए। 2 साइड चेन तो यहाँ भी तो आ सकता है, और एक इथाइल आ सकता है, मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो 3 6 हो गए, और एक ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये बच्चा बार बार भूल जाता है। तो 7 तो ईथर के बनेंगे, 4 अल्कोहल के, टोटल 11 आइसोमर बनेंगे। भाई साहब, ये प्रैक्टिस करने से पॉसिबल है। डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, ये केवल प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। केवल प्रैक्टिस करने से पॉसिबल है। तो फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटा आइसोमर, मैंने ये तीनों आपको बता दिया है। और तीनों बता दिया मतलब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया। एक बात और सुन लीजिए, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3rd डिग्री एमीन जब भी कभी दिखाई देंगे, ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर ही होंगे। कैसे? मान लो मैंने ऐसे लगा दिया CH3 CH2 NH2 है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये आपस में हमेशा फंक्शनल आइसोमर ही होते हैं। आपस में हमेशा ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। MID भी अगर आप इसके बारे में विचार करेंगे तो ये भी फंक्शनल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि ये sp2 अल्कोहल है, ये sp3 अल्कोहल है, दोनों में अंतर है। ये एलिफेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है। ये दोनों केमिकल रूप से डिफरेंट है, ये अलग रिएक्शन देगा, अलग रिएक्शन देगा। आइसोमर तो है, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर है। अब उसके बाद आपको मैंने ये बताया जो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, मेटामेरिज्म, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले शुरुआत में पढ़ा दिया, ये कौन कौन से हैं जो आप मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। ये थायोथर है ना, ये सब आपको मैंने बता दिया। रिंग चेन आइसोमर में अभी क्वेश्चन एग्जांपल में लिया था, है ना। और इसके बाद मैंने ये सब क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, है ना, जितने भी C3H6 के कितने पॉसिबल है, ऐसे कितने पॉसिबल है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों, अब इस नोट्स को मैं भी सेंड करूँगा, और आज इस पूरे 32 पेज को सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, पढ़िए, और उसके बाद शाम तक मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट भेजूंगा, आपको सॉल्व करना है। और आपको जो भी पेज में दिक्कत आती है आज उसकी पिक फोटो खींच कर हमें भेजिए, जरूर भेजिए, और हमसे तुरंत का तो समझ लीजिए। यदि उससे समझ नहीं पाते हैं बाय कॉल हमें फोन करके समझिए। लेकिन कुल मिला के आज ये 32 पेज पूरा स्ट्रक्चर आइसोमर के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। IPSC नाम आपको डिफरेंट करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर अलग अलग बनानी है तो कितने पॉसिबल है, आपको कॉपी पेन की प्रैक्टिस करके ही पॉसिबल है। और हमारे पास यदि दूसरा कोई उपाय होता बच्चों तो मैं जरूर बता देता। हाँ, DU हमें सहायता कर सकता है, DU हमें हिंट दे सकता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्या रिंग होगा कि नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, कितने डबल बॉन्ड होंगे। यदि 5 का है तो 5 का भी बनेगा, 4 का भी बनेगा, 3 का भी बनेगा। यदि 4 का है तो 4 का बनेगा भी, 3 का बनेगा, लेकिन ब्रांचिंग लोगों ना। यदि 3 का है तो 3 के छोटा तो हो नहीं सकता। तो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। सुबह 7:15 से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लास चली। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और ये PDF मैं जस्ट अभी सेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।